नमस्कार। के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति और देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का 100% लक्ष्य पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह सुलझाने आए पार्टी प्रभारी हरीश रावत खुद विवादों में फंस गए। ये विवाद उन्होंने खुद खड़ा किया। रायपुर के माना थाने में भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामला फेक न्यूज को वायरल करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से जुड़ा हुआ है। भारत में केरल के चलते पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए। हालांकि एक दिन के लिए ये संख्या घटी जब मंगलवार को देश में 30,000 की लपेट में मामले दर्ज हुए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। इसी के साथ अफगानिस्तान में 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। खबरें विस्तार से देखें तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लोग और स्वास्थ्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 6 सितंबर को यह बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी थी। हिमाचल में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की पीठ थपथपा चुके हैं। वहीं अब हिमाचल में मॉडल को अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाएगा। इन्हीं सबको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को हिमाचल के लोगों से फीडबैक लेंगे और स्वास्थ्यकर्ताओं जिन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत को लेकर हिमाचल में तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही पीएमओ से फाइनल तारीख मिलती है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल में 55,22,000 के करीब आबादी को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र की इतनी ही आबादी है। इस आबादी से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो 101% से ज्यादा बनता है। पूरे भारतवर्ष में हिमाचल इस समय पहले स्थान पे है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं हिमाचल के पास अभी भी 8 लाख से ज्यादा डोज बचे हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह सुलझाने आई पार्टी प्रभारी हरीश रावत खुद विवादों में फंस गए। ये विवाद उन्होंने खुद खड़ा किया है। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू व कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर डैनी व संगत सिंह गिलजिया की तुलना प्यारों से कर दी। सिख धर्म में पंज प्यारों का बड़ा महत्व है। रावत का बयान आते ही अकाली दल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस लेने को कहा है। रावत इससे पहले भी पंजाब कांग्रेस की कलह को समुद्र मंथन बताने का विवादित बयान दे चुके हैं। हरीश रावत मंगलवार शाम को चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां कांग्रेस भवन में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू व संगठन महासचिव परगट सिंह से मीटिंग की। इसी के बाद जब वे मीडिया से रूबरू हुए तो रावत कह बैठे कि नवजोत सिद्धू व उनके 4 कार्यकारी प्रधान हमारे पंज प्यारे हैं, जिनसे वे मिलना चाहते थे। अकाली दल के उप प्रधान व मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने हरीश रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि सिख धर्म में पंज प्यारों का बड़ा रुतबा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शीश लेकर पंज प्यारे की उपाधि दी थी। मैं रावत को कहना चाहता हूं कि ये मजाक की बातें नहीं है। अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कहना सिख धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ है। उन्होंने तुरंत अपने शब्द वापस लेकर सिख कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि रावत के खिलाफ सिख धर्म की भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज किया जाए।
रायपुर के माना थाने में भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला फेक न्यूज को वायरल करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से जुड़ा हुआ है। जिन भाजपा नेताओं पर ये आरोप लगे हैं उनके नाम विजय जय सिंघानी, राजीव चक्रवर्ती और शिव जलम दुबे हैं। इनमें से विजय जय सिंघानी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो लिंक शेयर किया था और शदानी दरबार के संत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हो। दरअसल ये पाकिस्तान के कार्यक्रम का वीडियो था जिसे रायपुर का बताकर ग्रुप में पोस्ट किया गया था। रायपुर के व्हाट्सएप ग्रुप में भाजपा नेता विजय जय सिंघानी ने एक वीडियो की लिंक और उसके कुछ कंटेंट फॉरवर्ड किए। इसमें लिखा था कि शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। वे 14 अगस्त 2021 को शदानी दरबार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहां के राष्ट्रीय गीत को रायपुर में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच गा रहे हैं। विजय ने इस पर शदानी दरबार के संत के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की और ये भी कहा कि जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हो ऐसे कार्यक्रम में उन्हें नहीं जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के वायरल चैट के मुताबिक बाकी के दोनों नेता शुभ जुलम दुबे और राजीव चक्रवर्ती ने भी इस बात का समर्थन किया। ग्रुप के अन्य सदस्यों ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। इस पर भी आरोपी नहीं रुके। भारत में केरल के चलते पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एक दिन के लिए ये संख्या घटी है जब मंगलवार को देश में 30,000 की लपेट में मामले दर्ज हुए। हालांकि अब एक बार फिर कोरोना केस में उछाल दर्ज हो गई है। पूरे देश में कोरोना के मामले 41,000 की लपेट में है तो सिर्फ केरल में ही 30,000 से ऊपर के मामले दर्ज किए गए। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले दिन जहां पूरे देश में 30,941 मामले सामने आए, अब वहीं बुधवार को रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 41,965 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले की संख्या 33,964 रही। भारत में बड़े कोरोना के मामलों के पीछे केरल की खराब स्थिति का पूरा हाथ है। केरल को भारत में कोरोना के कुल मामलों को बढ़ाने का दोषी ठहराया जा रहा है। देखा जाए तो बीते दिन केरल में 30,203 नए कोविड मामले दर्ज किए गए थे और इनको जोड़ते हुए भारत ने आज कुल 42,000 से लगभग के मामलों की सूचना दी, यानी तकरीबन केरल से ही अधिकतर मामले दर्ज हुए। वहीं बीते दिन सामने आई रिपोर्ट में केरल में 20,687 लोगों की रिकवरी भी दर्ज की गई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। इसी के साथ अफगानिस्तान में 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को पाकिस्तान अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है। इसके संकेत इन 3 खबरों में से मिलते हैं। 1947 में इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 1971 में सिविल वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। पाकिस्तान को पश्तो बहुन, बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा को लेकर भी यही चिंता है। इसलिए यहाँ मदरसों के जरिए कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इस्लाम नेशनलिज्म के आगे पश्तून नेशनलिज्म फीका पड़ जाए। ज्यादातर तालिबानी नेता ही मदरसों से निकले हैं, इसलिए पाकिस्तान के वैचारिक हित तालिबान के जरिए पूरे हो सकते हैं। 1937 में बाद में अफगान सरकार ने डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया। डूरंड लाइन पाकिस्तान के पश्तूनी बहुल इलाकों को अफगानिस्तान से अलग करती है। अफगानिस्तान इसे पश्तूनिस्तान मानता है। पाकिस्तान का मानना है कि तालिबानी हुकूमत आने से उनके डूरंड लाइन का मसला हल हो सकता है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। इससे पाकिस्तान पर भारत को कूटनीतिक बढ़त हासिल थी। भारत को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान तालिबानी हुकूमत की मदद ले सकता है
ऑनलाइन गेमिंग पर चीन सख्त, बच्चों में गेमिंग की बढ़ती लत और दुष्प्रभावों को देखते हुए चीन ने कड़ा करने का फैसला लिया। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबरों में देखें तो ऑनलाइन गेमिंग पर चीन सख्त हुआ है। बच्चों में गेमिंग की बढ़ती लत और दुष्प्रभाव को देखते हुए चीन ने ऑनलाइन गेमिंग के नियम कड़े करने का फैसला लिया। नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल के दिनों में गेम्स पूरी तरह बैन रहेंगे। वीकेंड और छुट्टी के दिनों में ही बच्चे 1 घंटे से ज्यादा वक्त गेम्स को नहीं देख सकते। सोमवार को इसे लेकर नियम जारी किए गए हैं। 1 सितंबर से ये लागू हो जाएंगे। चीन के नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट के मुताबिक पुराने नियमों के अनुसार आम दिनों में 1.5 घंटे और वीकेंड में हर दिन 3 घंटे तक ऑनलाइन गेमिंग की छूट थी, पर माता पिता को शिकायत थी कि नियम बहुत उदार है, सख्ती से लागू नहीं किए गए। नए नियम शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 8 से 9 बजे तक खेलने की इजाजत देता है। सरकार निगरानी तंत्र को भी मजबूत कर रही है ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि गेमिंग कंपनियां इस प्रतिबंध को सही करने से लागू कर रही है। इसे लेकर हुए ऑनलाइन सवाल जवाब में कई अभिभावकों ने बताया कि गेमिंग की लत किशोरों की पढ़ाई, जिंदगी के साथ साथ मानसिक और शारीरिक सेहत पर गंभीर असर डाल रही है। चीन सरकार ने आंकड़ों के मुताबिक देश के 62 नाबालिग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब महिला जजों की संख्या 4 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 नए न्यायाधीशों में एक साथ पद की शपथ ली। इसी दौरान 3 महिलाओं को एक साथ जज बनाया गया है, जिनमें जस्टिस सीमा कोहली, नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी शामिल है। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 में देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बन सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस E.S. वैकेंट मैया की बेटी है। इन 3 नए नियुक्तियों के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या अब 4 हो गई। जस्टिस इंदिरा बनर्जी पहले से सुप्रीम कोर्ट की जज रही है। इससे पहले अगस्त 2018 में मई 2018 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जस्टिस आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी और इंदु मल्होत्रा थी। 26 जनवरी 1950 की अस्तित्व में आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में अब तक 8 महिलाएं न्यायाधीश के पद पर रही। शीर्ष अदालत में नियुक्त 7 अन्य महिला न्यायाधीशों में जस्टिस सुजाता वी मोहन, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना पी देसाई, आर भानुमति, इंद्रू मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी शामिल है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। 2 सितंबर 1959 को दिल्ली में जन्मी जस्टिस कोहली ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB किया। 1999-2004 तक वह दिल्ली उच्च न्यायालय में नई दिल्ली नगर परिषद की स्थायी वकील और कानूनी सलाहकार भी रही है। उन्हें 19 मई 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 19 अगस्त 2007 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बसपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा दांव खेल लिया। उन्होंने पार्टी में खुद के बाद एक महिला के तौर पर महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना को राजनीति में उतार दिया है। हालांकि इसका अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मंगलवार को लखनऊ में कल्पना मिश्रा बसपा के महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लीड करती दिखी।
इसके बाद सियासी गलियारों में कल्पना मिश्रा की सियासी एंट्री की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सतीश मिश्रा की पत्नी भी उनके साथ बसपा में शामिल हो चुकी है। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। वे यूपी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा रहे हैं। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे की रिहाई का भी मुद्दा उठाया गया। कल्पना मिश्रा ने भी लखनऊ में उन्हीं मुद्दों को उठाया, जिसे अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सतीश मिश्रा उठा रहे हैं। कल्पना मिश्रा की बसपा में सियासत की शुरुआत को सार्वजनिक उनके पति सतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर किया। जाहिर है, अगर ये कल्पना मिश्रा की राजनीति एंट्री है तो फिर कल्पना बसपा में मायावती के बाद दूसरा बड़ा चेहरा बनेंगी। इनके पीछे वजह भी है। बसपा में सतीश मिश्रा को मायावती के बाद दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। पार्टी के पास कोई बड़ा असरदार महिला चेहरा भी अभी नहीं है। अमेरिका के कुछ सैनिक अभी पाकिस्तान पहुंचे हैं। 30 अगस्त की रात अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाले कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। यहां के अमेरिकी सैनिक निकले और बड़े होटलों में पहुंचे। अब तक ये सैनिक यही बताए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों के कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर लीक हुए। इसी के बाद लोग अपने वजीर आलम यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान का एक और यू टर्न बताने लगे। इसकी वजह भी वाजिब है। इमरान ने कुछ महीने पहले कहा था कि वो अमेरिका को न तो कोई एयरबेस देंगे और न कोई दूसरी सुविधा। इस बार भी उन्हें अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। 30 अगस्त की रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाले कई अमेरिकी सैनिक विमान सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। सभी सैनिक यूनिफॉर्म में थे। मीडिया को यहां से दूर रखा गया था। इसके बावजूद कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अमेरिकी सैनिकों के साथ काफी सामान भी था। कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकने के बाद ये सैनिक इस्लामाबाद की कई होटलों में भी पहुंचे और यहीं पे रुके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब प्रांत की पुलिस के विशेष दस्ते इन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों के पास हथियार भी बताए जा रहे हैं। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर भिड़ गए। खट्टर ने सोमवार रात को कैप्टन के आगे 8 सवाल रखे थे, जिनका 24 घंटे बाद जवाब देते हुए कैप्टन ने कहा कि हरियाणा सरकार के हास्यास्पद दावे किसानों के साथ किए गए उनके गुनाह को छुपा नहीं सकेंगे। इससे पहले भी खट्टर ने किसान आंदोलन के लिए पंजाब सरकार पर आरोप लगाया था। खट्टर ने कहा था कि पंजाब सरकार ने किसानों को उकसाया है। हालांकि कैप्टन ने तब भी जवाब दिया था कि किसानों पर लाठीचार्ज से भाजपा का किसान विरोधी एजेंडा जग जाहिर हुआ। कैप्टन ने किसानों की बदहाली के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। कैप्टन ने लिखा कि खट्टर साहब, आपने किसान पक्ष दावे कर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के साथ की ज्यादती को छुपाने की कोशिश की है, जो कि हास्यास्पद है। ये बातें गुनाहों को नहीं छुपा सकती। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। किसानों से माफी मांगने के बजाय बेरहम लाठीचार्ज व करनाल एसडीएम के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसानों से कोई इतना कुछ किया है जिसका आप दावा कर रहे हो, तो हरियाणा के किसान आपकी सरकार से गुस्सा क्यों है? आप लोगों को यह समझाने में नाकामयाब हो गए हो कि किसान संघर्ष के लिए पंजाब व पंजाब के किसान जिम्मेदार है। इसके लिए आप झूठ का सहारा लेते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज,
कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश के न्यूज नेशनल के मंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे की खबरों में देखें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी कि 1 सितंबर को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम और ज्यादा बढ़ा दिए। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884.50 रुपए का हो गया। यही 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 75 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले 17 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। दिल्ली में इस साल 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 694 रुपए थी। अब सिलेंडर की कीमत 884.5 रुपए है, यानी कि जनवरी से अब तक 190.50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें दोगुनी होकर 884.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। 1 मार्च 2014 को 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410.5 रुपए थी, जो अब 884.50 रुपए है। दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस की कीमत 1693 रुपए है। कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 1772 रुपए, मुंबई में 1649 रुपए और चेन्नई में 1831 रुपए प्रति सिलेंडर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है। इस सिलसिले में सीबीआई सबसे पहले अभिजीत सरकार के घर जांच के लिए पहुंची थी। अभिजीत बीजेपी कार्यकर्ता थे। 2 मई को नतीजे वाले दिन ही उनका मर्डर हो गया। बीजेपी ने जिन 42 कार्यकर्ताओं की मौत की लिस्ट तैयार की, इनमें कोलकाता के सिर्फ एक नाम अभिजीत सरकार का है। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने उनके बेटे को राजनीतिक रंजिश के चलते मार डाला। इस मामले की पूरी तहकीकात के लिए जब रिपोर्टर उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा और जो भी कहा वो हम आपको बता रहे हैं। नॉर्थ कोलकाता में एक जगह काचुगाछी है, इसमें एक थाना है नारकंड डाला। नारकिल डाला थाने के सीमा में ही 18 नंबर गली में बीजेपी का वार्ड ऑफिस है और इसी गली के पीछे वाली गली में अभिजीत सरकार का घर है। रविवार को हम नारकंडाला पहुंचे और अभिजीत के घर का एड्रेस पूछा तो लोगों ने सवाल किया, कौन वह, किसको मार दिया? हाँ कहने पर उन्होंने उसके घर का पता दिया। अभिजीत के घर के आसपास भीड़ बहुत थी, लेकिन उसकी मौत से जुड़े मामले में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता था। सब यही कहते थे, हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक में बुधवार को भारत को 3 मेडल मिले। इनमें से 2 मेडल पुरुषों के T42 कैटेगरी के हाई जंप इवेंट में मिले। मरियप्पन थेंगावेलु ने सिल्वर और शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शरद कुमार ने इवेंट के बाद बताया कि एक रात पहले ही उनका घुटना डिसलॉकेट हो गया था। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। परिवार के सदस्यों के साथ एथलीट्स और दोस्तों ने सबल लिया। फिर रात में उन्होंने भगवद गीता पढ़ी और इससे प्रभावित होकर इवेंट में हिस्सा लिया था। शरद का कहना था कि घुटना चोटिल होने के बाद उन्होंने घर पर फोन किया था। शरद ने अपने परिवार वालों से कहा, सब खत्म हो गया, लगता है मुझे किसी पाप की सजा मिल रही है। फिर परिवार वाले और साथियों ने शरद का हौसला बढ़ाया और उन्हें इवेंट में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत दी थी। शरद ने बताया कि हाई जंप में घुटना चोटिल हो तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। शरद के संघर्ष का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस इवेंट में हिस्सा लेते हैं जिसमें ऐसे एथलीट शामिल होते हैं जिनका एक आधा अंग नहीं होता है। इसके बावजूद उन्होंने असहनीय दर्द झेलते हुए मेडल जीतने की कामयाबी हासिल की।
54 सालों के दिलीप कुमार के साथ जीती रही सायरा बानो के लिए अब एक एक सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। दिलीप साहब को गुजरे लगभग 2 महीने हो चुके, लेकिन वे उनकी मौत के गम से अभी तक नहीं उभर पा रही। भारी सदमे का असर उनकी हेल्थ पर हुआ है। पिछले 3 दिनों से वे हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। सायरा बानो की तबीयत स्टेबल बताई जा रही है, मगर उनका बीपी नॉर्मल नहीं है। ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शायद उन्हें और 3-4 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। परिवार के करीबी लोग बताते हैं कि सायरा बानो दिलीप कुमार के गम में अपने आप में सिमट गई है। वह ना किसी से कुछ बोलती है, ना किसी से मिलती है। सारी दुनिया को बुलाकर उन्होंने दिलीप साहब की यादों को ही अपने पूरी दुनिया बना ली। 2 महीने पहले 7 जुलाई को दिलीप कुमार की मौत ने उनके लाखों चाहने वालों को गम में डुबो दिया, लेकिन उन सारे चाहने वालों के लिए दिलीप कुमार स्क्रीन पर दिखने वाले एक स्टार थे, जिन्हें वे आज भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर सायरा के लिए तो दिलीप कुमार ही पूरी जिंदगी थे। 54 साल में उन्होंने अपने आप को दिलीप कुमार की देखभाल में ही व्यस्त कर लिया था। उनके लिए इस सदमे से बाहर आकर खुद अपने लिए जीना अब दुस्वार हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार नए शिखर पर खुले। सेंसेक्स 57,763 और निफ्टी 17,185 पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 57,000 का और निफ्टी ने 17,225 का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार में फ्लैट कारोबार हो रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 40 पॉइंट गिरकर 57,509 पर और निफ्टी 20 पॉइंट फिसलकर 17,112 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स खरीदारी जारी, जबकि 14 शेयर्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें एशियन पेटेंट्स के शेयर 3% की तेजी और एक्सिस बैंक के शेयर 2% की तेजी के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं टाटा स्टील के शेयर में 2% की गिरावट है। बीएसई पर 3,152 शेयर्स में कारोबार हो रहा है, जिसमें 1,394 शेयर्स बढ़त की ओर और 1,624 शेयर लाल निशाने में ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियो62 का कुल मार्केट कैप अब पहली बार 250 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार सेंसेक्स 662 अंक चढ़कर 57,552 और निफ्टी 201 अंक चढ़कर 17,000 पर बंद हुआ। बाजार को बैंकिंग शेयर का सपोर्ट मिल रहा है। एनएससी पर एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं मेटल शेयर्स में आज गिरावट है। मेटल इंडेक्स करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।